हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमीज डेली न्यूज एनालिसिस। और आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और हमारे साथ इसी तरह से डेली डेली बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को। और पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कह रहा है विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन ऑस्कर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ऑस्कर का अभी पूरा का पूरा लिस्ट जारी हो चुकी है। और ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है ब्रूटलिस्ट, कंप्लीट अननोन, अनोरा, विकेड। देखिए बाफ्टा भी मैंने आपको लास्ट वीक में बताया कि बाफ्टा भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला था? कॉन्क्लेव को। लेकिन यहाँ पर कॉन्क्लेव का नाम ही नहीं है। यहाँ पे बेस्ट मूवी का अवार्ड बेसा किसे मिला है? अनोरा को। किसे? अनोरा। अनोरा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अनोरा को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, ठीक। काफी सारे अवार्ड ऑस्कर में अनोरा ने जीते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए ऑस्कर की जो भी लिस्ट है उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए ऑस्कर की बेटा हम बात करते हैं तो ये कब शुरू हुआ? 1929 में ये ऑस्कर आपका शुरू हुआ, ठीक है। इस बार जो ये इसे हम एकेडमी अवार्ड ही बोलते हैं, 97th एकेडमी अवार्ड ही बोलते हैं इसे, ठीक है बेटा। 97 अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अनोरा को। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी को मिला ब्रूटलिस के लिए। बेस्ट एक्टर माइकी मेडिसन को मिला अनोरा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर को मिला बेटा किसके लिए? अनोरा के लिए। नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इंटरनेशनल मतलब नॉर्मली ये जो आपका एकेडमी अवार्ड है ये कहाँ से होता है? यूएसए से, अमेरिकन है, अमेरिकन नेशन का। बाफ्टा कहाँ से होता है? ब्रिटेन से होता है। बट यहाँ पे ज्यादातर मूवीज कहाँ की आती है? अमेरिका की आती है, लॉस एंजलिस की आती है। लेकिन इस कैटेगरी में और कंट्रीज की मूवी भी शामिल होती है और उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पर ब्राजील की एक मूवी है आई एम स्टिल हियर को मिला है, ठीक है। इंडिया की कोई भी मूवी अगर जाती है तो इसी कैटेगरी में जाती है, चाहे लगान हो, चाहे लापता लेडीज हो, जो भी मूवीज अभी तक गई हैं वो इसी कैटेगरी में जाती है और उनको बड़ी लंबी फाइट करनी पड़ती है पूरी दुनिया की मूवीज के साथ, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड, ठीक है। ये फिलिस्तीन के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, इसे याद रखिएगा। काफी ज्यादा फिलिस्तीन और यूक्रेन के लिए यहाँ के लोगों ने सिंपैथी दिखाई थी, है ना। इसमें ऑस्कर में काफी सारे अलग अलग जो भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने फिलिस्तीन और यूक्रेन को लेकर काफी अपने चिंताएं दिखाई थी। और ये जो मूवी है नो अदर लैंड, ये फिलिस्तीन को ही लेकर बनी हुई मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, है ना, फ्लो को मिला। फ्लो को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर केरन कल्किन, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्डाना। तो ये एक समरी है किसकी? आपकी जो भी इंपॉर्टेंट ऑस्कर अवार्ड अभी दिए गए हैं उनकी, इसको भूलिएगा नहीं। इसमें फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और एनिमेटेड मूवीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पुट होते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने आपको सब डिटेल तो बता दी, लेकिन और क्या क्वेश्चन बन सकता है? बेस्ट एक्टर अवार्ड तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ बच्चों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? एड्रियन ब्रॉडी को, है ना। एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आप देख सकते हैं इन्हें बाफ्टा का भी बेस्ट एक्टर अवार्ड इन्हीं को ही मिला था। तो बाफ्टा में सब कुछ सेम है, अगर फिल्म चेंज है, फिल्म का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर, है ना, किसे मिला? तो क्या, तो यहाँ पर अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माइकी मेडिसन। माइकी मेडिसन को मिला बेटा। इनको बाफ्टा भी मिला हुआ है, ठीक है, बाफ्टा भी इन्हीं को मिला है ना। मतलब ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड और यूएस दोनों का एकेडमी अवार्ड के विनर कॉमन है एक्टर और एक्ट्रेस में, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई, ठीक है, हमारा एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर ऑफ फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर, ठीक है। तो ऑप्शन है इनसाइड आउट, फ्लो, मेमोयर ऑफ द स्नेल, द वाइल्ड रोबोट, है ना। ये सब नॉमिनेशन में थे, बट ये नॉमिनेशन को सबको पीछे करके कौन जीता? फ्लो। फ्लो एक एनिमेटेड मूवी है, देखिए कैट के ऊपर बनी हुई, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी फेमस रही। तो बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड इसे मिला। तो ये टॉप 4 क्वेश्चन जो ऑस्कर से बन सकते हैं
वो मैंने आपको बता दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रणजी ट्रॉफी का विनर। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का विनर कौन बना? ठीक है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट ड्रॉ हो गया। किसके बीच फाइनल हुआ था? केरला और विदर्भ के बीच में। बट पॉइंट के बेसिस पर हमने विनर किसे घोषित कर दिया? विदर्भ को, याद रखिएगा। तो विदर्भ का ये थर्ड टाइटल था। केरला पहली बार जीतने जा रहा था बट वो जीत नहीं पाया। तो विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन 2025? तो याद रखिएगा, विदर्भ। सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी बेटा? सबसे सक्सेसफुल टीम है आपकी मुंबई। 42 बार ये टाइटल जीत चुकी है ना। और बाकी अभी देखा जाए तो केरला का फर्स्ट टाइम था फाइनल में आने का और टाइटल जीतने की पहली बार कोशिश थी, बट केरला ने फाइट करी, टूर्नामेंट ड्रॉ हो गया, बट पॉइंट के बेसिस पर विदर्भ को विनर घोषित कर दिया गया। इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसे भूलिएगा नहीं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जीके के पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी महाराज रणजीत सिंह के नाम पर 1933-34 में शुरू हुई थी और इसका जो इनॉग्रल सेशन था इसमें मुंबई ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। करंट विनर विदर्भ बना, किसको हराकर? केरला को हराकर। कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती बेटा? 38 टीम्स, है ना। लगभग 1.5 से 2 महीने चलने वाला ये टूर्नामेंट है। नेशनल लेवल पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे लिख दोगे बेटा क्या? क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी का अपना पूरा इतिहास है और इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर कौन है? वसीम जाफर, है ना। 12,000 से भी ज्यादा फर्स्ट क्लास रन है इनके पास। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं राजेंद्र गोयल। ठीक है, और मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आपकी मुंबई। रणजी में अब तक एक छत्र राज किसने किया है? मुंबई ने, याद रखिएगा। 42 बार इस टाइटल को जीता है किसने? मुंबई ने। बट पिछले 3-4 सेशन से ये मुंबई नहीं जीत पा रही। विदर्भ बहुत अच्छी तरीके से आगे आके इस ट्रॉफी को लिफ्ट कर रही है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन फरवरी 2025 टू एनहांस द ट्राई सर्विस सिनर्जी, है ना। तीनों सर्विस के लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। उस एक्सरसाइज का नाम बताइए। एक्सरसाइज ऑप्शन है डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट हैंड, डेजर्ट शील्ड एंड डेजर्ट स्ट्राइक। तो बच्चों क्या लग रहा है क्या होगा? ठीक है, आपको थोड़ा सा स्टॉर्म वगैरह तो नहीं लगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट जो है ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, एयरफोर्स ने इसे किया है। और ये ट्राई लेटरल एक्सरसाइज है, इसमें हमारी तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसका मेन मोटिव है इनहांसिंग इंटर ऑपरेटिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी अमंग द 3 स्पेशल यूनिट। ठीक है, तीनों स्पेशल यूनिट के बीच में आपका आपस में कोऑर्डिनेशन हो। इस प्रोवाइड दिस एक्सरसाइज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू फॉस्टर द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस टू स्ट्रेटन नेशनल सिक्योरिटी थ्रू सीमलेस इंटर सर्विस कोऑपरेशन। कहाँ पे हुई बेटा? ये जोधपुर में हुई। तो ये जो आपका डेजर्ट हंट थी, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? ये हुई आपकी जोधपुर राजस्थान में। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज कोप 16 हेल्ड वेयर ग्लोबल लीडर कमिटेड 200 बिलियन एनुअली फॉर द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो कोप 16 फॉर बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ये प्रपोज था कहाँ पर? कोलंबिया में। लेकिन कोलंबिया में किसी कारण की वजह से ये कैंसिल हो गया, जो नवंबर दिसंबर में होना था। तो अभी ये हुआ आपका फिर से, है ना, मार्च में। और कहाँ पर हुआ? ठीक है, हेडक्वार्टर में, है ना। और कहाँ पर? रोम में। रोम में ऑर्गेनाइज हुआ, है ना। तो कोप 16 जो एक्चुअली इनिशियली कहाँ पर प्रपोज था? कोलंबिया में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो अभी ये कहाँ पे हुआ इस साल? रोम में। तो रोम में ये कोप 16 होने की वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमेशा आपके जो पोप हैं वेटिकन सिटी के, उन्होंने हमेशा इस पर फोकस किया है। तो इस वजह से इसको और जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश की, क्योंकि पोप की तबीयत भी नहीं सही है। तो कई सारे रीजनों की वजह से इसको जल्दी जल्दी कर कर इस पर आगे काम किया जा रहा है।
और अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना। अगर हमें अपनी फूड चेन को, अपने इन्वायरमेंट के बैलेंस को बना के रखना है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कल आपका 3 मार्च था, वाइल्ड लाइफ डे था, और वाइल्ड लाइफ डे जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिस्टम का बैलेंस बना के रखना है। अगर बेटा सिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है तो उससे हमें ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को लेकर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लोरा और फौना के बीच का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होता है, तो दिक्कत अल्टीमेटली हम ही लोगों को ही आनी है। तो इसे याद रखिएगा। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है। मीटिंग रोम में हुई, इनिशियली प्लान थी कोलंबिया में। ठीक है। और ग्लोबल लीडर्स जो थे उन्होंने 2000 बिलियन डॉलर का फंड एनुअली देने की बात करी है। किस लिए? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, है ना। कमिंग मॉन्ट्रियल एक फ्रेमवर्क है जो जेनरिक चीज़ों को जेनरिक बेसिस पर यूज़ करने के लिए, किसी चीज़ को पेटेंट ना किया जाए, है ना, उसको जेनरिक बेसिस पर यूज़ किया जाए, है ना। एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड टू स्टेब्लिश द कली फंड टू इंश्योर फेयर बेनिफिट एंड शेयरिंग फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज डेटा। ठीक है। मतलब जितने भी जेनेटिक रिसोर्स ऑफ डेटा है उनका फेयर यूज़ करना। किसी भी डेटा, किसी कंट्री के पास अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट उग रहा है जो किसी मेडिसिनल इम्पैक्ट है, तो वो उसको पेटेंट ना करे, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को भी दे, ताकि सिस्टम में उसका एग्जिस्टेंस और उसके फुटप्रिंट्स रहें। आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी एग्जिस्टेंस और भी कॉन्टिनेंट और भी कंट्रीज़ में रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है। याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन आज के टाइम में हम इसको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आप सबको ऑफिसर बन के या फिर नौकरी पाकर पैसा तो कमाना है, बंगला बनाना है, लेकिन पेड़ नहीं लगाना है। लेकिन बेटा अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? सिस्टम का बैलेंस लगा बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेड़ है तो वाइल्ड एनिमल्स है ना, और वाइल्ड एनिमल्स हैं तो हम लोग हैं, याद रखिएगा। तो सिस्टम का एक पूरा बैलेंस होता है, फूड चेन होती है, उस फूड चेन को बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मेंटेन हम तभी कर पाएंगे जब हम इस तरह के इनिशिएट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। एक बुक का है क्वेश्चन, है सिंपल सा। हु रोट द बुक बोफोर्स गेट? बोफोर्स का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस की 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी, है ना। तो ये बोफोर्स गेट नाम की बुक अभी रिसेंटली किसने निकाली है? शेखर गुप्ता, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुण शोरी, विनोद मेहता। तो बेटा इसमें सिंपल सा है, चित्रा सुब्रमण्यम, यही वो जर्नलिस्ट थी जिन्होंने उस टाइम में इस घोटाले को का पर्दाफाश किया था, और अभी इसको बुक के फॉर्म में रिलीज भी कर दिया। बोफोर्स जो है एक कैटेगरी की तोपें थी। ठीक है। इंडियन होवित्जर डील थी, एक छोटे छोटे ये होवित्जर थे, तोप थी, जो जिनमें बहुत सारा घोटाला देखने को मिला, है ना। और ये घोटाला सामने लाने वाली थी चित्रा सुब्रमण्यम, है ना। अभी की तो इनकी ये फोटो है, लेकिन उस टाइम पे बड़ी यंग थी, और ये जर्नलिस्ट थी, ऑथर और एंटरप्रेन्योर थी। और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंडिया फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बोफोर्स इंडिया होवित्जर डील। ठीक है। जिसकी वजह से इनको चमेली देवी जैन अवार्ड भी दिया गया 1989 में। सारा कांड एक ही साथ हुआ, और अब जाके इन्होंने इस पर एक पूरे इस रिपोर्ट के ऊपर एक बुक निकाली है, जिसको जो अभी आज ही लॉन्च हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च स्फीयर एक्स टेलीस्कोप? है ना भाई, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप या इस तरह का जो भी टेलीस्कोप होता है, बड़ा महंगा टेलीस्कोप है ना। वो नासा जैसी ही कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। अब इस टेलीस्कोप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो जानने चाहिए हमें स्फीयर एक्स के बारे में, है ना। नासा जो है, नासा इज प्रिपेयरिंग to launch SpareX telescope which is designed to create the most detailed and colorful map of universe। ठीक है। तो भाई इसका मेन काम क्या है इस टेलीस्कोप का? यूनिवर्स के कलरफुल मैप को जनरेट करना। ठीक है। टेलीस्कोप विल यूज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप टू एनालाइज लाइट ऑफ 96 बैंड, है ना। मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज करके 96 बैंड्स को यूज करके फार बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन विजन
विल मैप द एंटायर स्काई, मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ों को इस तरीके से हम मैप कर सकते हैं। अनलाइक अदर टेलीस्कोप लाइक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विच फोकस ऑन स्मॉल रीजन्स, SpaceX will map larger scale areas to help scientists to understand the formation of the universe, galaxy and evolution and the distribution of life forming molecules। तो बेसिकली आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्पेस एक्स टेलीस्कोप का मेन यूज क्या है। तो यूनिवर्स की डिटेलिंग करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसके बारे में समझना और उसके मैपिंग को करना, है ना। अभी तक हमारा जो इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप था वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन अब इसको भी पीछे छोड़ेगा बेटा क्या, स्पेस एक्स टेलीस्कोप कौन जन बना रहा है, नासा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हिट अ रिकॉर्ड लो इन बर्थ रेट इन 2024, है ना। वो कौन सी कंट्री है जिसने बर्थ रेट में सबसे लोएस्ट मार्क को टच किया है। साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान। तो भाई इंडिया तो हो नहीं सकती, इंडिया में बर्थ रेट लो हो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अब आपके पास तीन ऑप्शन है। चाइना में भी बर्थ रेट लो थी, अब तो उसको बढ़ाने की बात चल रही है, तो बर्थ रेट लो होने की चांसेस नहीं है। अब बचा आपका साउथ कोरिया और जापान। तो बेटा इसमें आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान छोटे छोटे 4 आइलैंड पे बना है, होक्काइडो, होंशु, ठीक है, आपका शिकोयो, कुयोशु, है ना। इसका है आपका जो बोल सकते हैं कैपिटल क्या है, टोक्यो, है ना। छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। जापान काफ़ी तरक्की करने वाले देशों में से एक है ना। इसको देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि जापान कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, जापान के लोग। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन 2024 जापान बर्थ रेट हिट रिकॉर्ड लो फॉर द 9th कंजिक्यूटिव ईयर। जापान का जो बर्थ रेट है वो कम होता जा रहा है और लगातार 9वीं साल पर ये और नीचे गिर गया है। 9 साल से नीचे ही है और ये 9th ईयर है जो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। द कंट्री सॉ 7,20,988 बर्थ्स, मतलब यहाँ पे 7,20,000 लोगों का ही, सिर्फ अभी 20,988 लोगों का ही जन्म हुआ है, मतलब पूरे एक साल में सिर्फ इतना। इतना तो इंडिया में एक दिन में हो जाता है ना। एंड 5% डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, है ना। पिछले साल के मुकाबले में 5% ये दर और गिर गई है। तो इसका मतलब बर्थ रेट इतना लो होना बहुत ही दिक्कत को पैदा कर रहा है। दिस मेक अ लोएस्ट नंबर ऑफ बर्थ सिंस द जापानीज गवर्नमेंट बिगन टैकलिंग द बर्थ डेटा इन 1899। 1899 से जब से इन्होंने डेटा शुरू किया बनाना, उससे अब तक सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट ये रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। द डिक्लाइन इन बर्थ इन जापान इज सिग्निफिकेंट demographic trend reflecting challenging such as an aging population and fewer young people starting families। तो भाई इससे ये दिक्कत आएगी कि हमारा जो सिस्टम है जापान का बिगड़ जाएगा, है ना। जो एक टाइम ऐसा आएगा कि जापान में या तो बहुत ही छोटे लोग होंगे या तो बहुत ही बूढ़े लोग होंगे, यंग लोगों की बहुत कमी हो जाएगी और सिस्टम हमेशा यंग लोगों से चलता है ना। यंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से सिस्टम में एक गैप आ जाएगा। तो ये जापान के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है। तो चलिए ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए जो आपको जानना चाहिए था। बेसिकली क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि सबसे कम बर्थ रेट किस कंट्री की, तो जापान की, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो बेटा ये तो हो गया आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नए नए क्वेश्चंस और नए नए वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।